नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज सबसे ज़रूरी और अहम विषय तो मेरे लिए ये था कि मैं बेशक दिल्ली में रहता हूँ, बट मेरा मतदान का अधिकार और नागरिकता दोनों मेरे बलिया उत्तर प्रदेश से है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश का निवासी बेशक न हूँ, नागरिक मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ, क्योंकि मतदान का अधिकार मेरा बलिया में है। मैं मतदान बलिया में ही करता हूँ, वोटर मैं बलिया का ही हूँ। तो नागरिकता मेरा उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे पहले मैं जहाँ का नागरिक हूँ वहाँ के विषय में बात करना बड़ा ज़रूरी भी था। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा ही जनहित का फैसला जो उन्होंने बिना शोर शराबे का समाचार चैनल वाले ने बताया। ये नहीं कि वो केजरीवाल की तरह से टीवी में आकर के विज्ञापन देख के बताए कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। समाचार वाले बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा या आंशिक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इससे जो गरीब लोग प्रभावित होंगे, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले और रोज रोज दिहाड़ी करने वाले, उन सभी लोगों को 1000 रुपया नगद और 3 महीने तक मुफ्त राशन की सुविधा पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। बधाई के पात्र हैं आप योगी जी। हम आपके श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। देश को आप ही जैसा नेता की जरूरत है। आप चिरंजीवी हो, यशस्वी हो और आपका इकबाल इसी तरह से बुलंद रहे। योगी आदित्यनाथ की जय हो। बात दूसरा भी महत्वपूर्ण था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, निवासी मैं दिल्ली का हूँ, मेरा निवास प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ दिल्ली का है। तो दिल्ली में आज बड़ा दिन भर शोर शराबा रहा। 2 समाचार आई। एक तो अरविंद केजरीवाल ने अपना विज्ञापन दे करके चैनल पर पैसा दे करके आके कहा कि दिल्ली में 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बन गया है। हम बधाई देते हैं उन मजदूरों का, तकनीशियनों का जिन्होंने अस्पताल बनाया। ठीक उसी अस्पताल में वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग गए और अपना फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो लगा कहे कि जो केजरीवाल जिसकी डींगे मार के कह रहा है कि अस्पताल हमने बनाया, इसके जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री केयर फंड से आए हुए हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी क्यों है? आप भी हंस लीजिए। कोरोना में हंसना इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इसलिए आपको भी हंसाता हूँ। केजरीवाल ऐसे बता रहे थे कि हमने कर दिया, जैसे वो PWD घोटाले में जो साढ़ू को फंडिंग दिया था, जिसका जांच मुख्यमंत्री के प्रभाव की वजह से नहीं हो पा रहा है। वो जो नाली घोटाला था, वो बेचारे साढ़ू जी चले गए या भेज दिए गए, ये जांच का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। तो मैंने समझा कि शायद उसी में के फंड का कुछ पैसा वैसा जो छतरपुर महरौली में फार्म हाउस खरीदने उड़ने से जो बच गया होगा उसी से बनवाया होगा, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो तो सरकारी पैसा है। तो बस सरकारी पैसा का तू क्यों गुणगान कर रहा है भाई? वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी लागू हुई। वो लोग भी ऐसे अपने वीडियो में दिखा रहे थे कि देखिए ये प्रधानमंत्री केयर फंड से जारी हुआ है, ये सारे जितने इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो जो भी अस्पताल में ज़रूरी व्यवस्थाएं सुविधाएं होती हैं, वो टेंट टपर बेशक केजरीवाल ने बनाया हो, लेकिन बाकी की सारी सुविधाएं जो महंगी होती है वो प्रधानमंत्री केयर फंड से लगा हुआ। तो उनके बातचीत करने के तरीके से मुझे ऐसा लगा जैसे माननीय प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने कोई छुट्टियां नहीं लिया है, प्रधानमंत्री भी अब तक है कोई छुट्टी नहीं लिया है। तो मुझे लगा कि वो पूछ रहे होंगे कि राकेश परमार तू तो लेबर लॉ विशेषज्ञ है, मेरा छुट्टी कितने दिन का हुआ, उसका लीव इनकैशमेंट कितना रुपया मिलेगा, जरा जोड़ के बताना। और उसी के जो जोड़ के पैसा आए होंगे या वो जो PF ESI ग्रेजुएटी फ्रेजुएटी जो उनकी बनती होगी 15-16 साल मुख्यमंत्री के और 6-7 साल प्रधानमंत्री के, वो उसी पैसे से वो सारे इंस्ट्रूमेंट लाए हैं। मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री केयर फंड वो है जो लोगों ने दान दिया है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई रुपया नहीं लगा हुआ है, उसका नाम है प्रधानमंत्री केयर फंड। मतलब दोनों लोग मुफ्त में अपना नाम कमा रहे थे, असल में पैसा हमारा था, मेरे टैक्स का। क्योंकि मैं 30% के स्लैब में आता हूँ, मेरे आमदनी से 30% सरकार के पास चली जाती है। अब मेरे CM महोदय
कुछ जोड़ जाड़ के वापस दिलवा देते हैं और कुछ रह जाता है। लोग मुझे चेक देते हैं तो 10% पहले ही काट लेते हैं। मतलब वो मैं टैक्सेबल हूँ नहीं हूँ से मतलब नहीं है। अगर मेरा 100 रुपये का चेक बनता है तो मैं बिल 100 रुपये का लाता हूँ, 90 रुपये का चेक मिलता है। 10% कहा जाता है कि आपका काट लिया गया TDS, वो सर्टिफिकेट बाद में मिल जाएगी। हालांकि अब तो ऑनलाइन मिल जा रहा है, फॉर्म 16 लाने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझा कि उसी का, लेकिन नहीं, वो मेरे पैसे से है, आपके पैसे से है, तो उसके लिए हम लोग खुश हों। केजरीवाल और मोदी जी के भक्तों को खुश होने की जरूरत नहीं। एक मुद्दा और था जिस पर मैंने सोचा कि बात करूं, और ये बड़ा अहम मुद्दा था, इस पर बात करना भी चाहिए था, जरूरी भी था। मैंने अपने मन में सोचा कि इजराइल और फिलीपींस में युद्ध छिड़ गया है। आप देखते हैं कि सैकड़ों रॉकेट, गोले और थल सेना से लेकर के वायु सेना का प्रयोग हो रहा है दोनों तरफ से। ये मानवता के लिए घातक है। मैं तो दोनों ही लोगों को दोषी दूंगा, क्योंकि जो लोग उसमें अपना जान गंवाए हैं आप उनसे पूछिए, जिनका परिवार सड़क पर आ गया आप उनसे पूछिए, जो कुछ लोग अंग भंग हो गए, अपाहिज हो गए, उनसे पूछिए, जिनका घर रॉकेट के जद में आ गया और वो जमींदोज हो गया और वो बड़े मुश्किल से घर बनाए थे, उनसे पूछिए। तब पता चलेगा। वो लोग जो महलों में रहते हैं, एयर कंडीशन बंगलों में से, और फायर का आदेश देते हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन खैर, मैं देखा, हम लोग भी चूंकि थोड़े बहुत सामाजिक आदमी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कोई गतिविधि होती है उस पर भी नज़र रखते हैं, उसको भी बारीकी से जांच करते हैं। स्रोत चाहे समाचार चैनल हो, ट्विटर हो, अब तो फेसबुक पर भी आ गया है। मैंने अपने फेसबुक पर वो इजराइल डिफेंस को सेलेक्ट किया है, हमने फिलीपींस वाले का भी सेलेक्ट किया है। दोनों लोगों का बयान आता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि क्या हमारा देश भारत महान भी कभी इजराइल की तरह से एक होने का प्रयास करेगा। तो मैंने इजराइल को पढ़ा तो पता चला कि नहीं, भारत कभी इजराइल नहीं बन सकता। मैंने अपने मन में प्रश्न किया कि क्यों। मैं बोला इसलिए कि इजराइल में 2 कौड़े की फिल्म हीरोइन नहीं होती जो टुच्चे भर की काम करती है। वहां की लड़कियां बड़ी खूबसूरत और बड़ा खूंखार होती हैं। दूसरा ये है कि अगर वहां का नामजद आदमी भी सिर्फ विरोध प्रदर्शन करता है तो वहां की सेना टंग पर गोली मार देती है। वो ये नहीं देखते कि तुम बहुत मशहूर हीरोइन हो, यहाँ की फिल्मों में काम करती हो। तो मैंने बोला कि यार, अगर सिर्फ विरोध करने पर टांग पर गोली मार देते हैं, तो जो हमारे यहाँ की वो 2 कौड़ी की हीरोइनें करती रहती हैं, जो फिल्मों में चौन्या ठंड की रोल करती हैं, जो रसभरी जैसे आनंददायी रोल करती हैं, उनका क्या होता होगा। तो पता चला कि वो दोनों टांग के बीच में गोली मार देंगे। इतनी स्थिति है वहाँ के लोगों की, सेना की। इसलिए भारत ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने बोला कि राजनीतिक दल वाले तो कुछ विरोध का बयान देते होंगे। तो पता चला कि इजराइल में कोई केजरीवाल, कोई राहुल गांधी, कोई सीताराम येचुरी, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई अखिलेश यादव नाम का राजनीतिक ही नहीं है। वहाँ के राजनीतिक है कि जो नेता विपक्ष हैं, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बना दिया है, अब उनको सिर्फ प्रधानमंत्री का शपथ लेना था। इस बीच ये युद्ध छिड़ गया। तो जिनको प्रधानमंत्री का शपथ लेना है वो अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू के यहाँ गए और कहे कि वो प्रधानमंत्री वाली बात भूल जाइए, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हम प्रधानमंत्री बने या ना बने। मेरा प्रधानमंत्री बनना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमास का खात्मा है। हमास ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया है। आप पूर्ण शक्ति से उसका खात्मा करिए और दिमाग के किसी भी कोने में मत रखिए कि आप पूर्ण बहुमत में नहीं है और विपक्ष का नेता आपके कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहा है। आप पूरी शक्ति से हमला करिए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। और इजराइल की पूरी जनता अपने उस प्रधानमंत्री के साथ है जो मतदान के टाइम में उनको अपना आशीर्वाद नहीं दी थी, उनको अपना वोट नहीं दी थी, लेकिन इस विपदा में वो उनके साथ है। मैंने बोला कि हमारे देश में तो एक आतंकवादी कैंप खत्म किया गया था हमारे फौज के द्वारा, तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट बनने वाले लोग कह रहे थे कि सबूत कहाँ है, सबूत दिखाओ कहाँ बम गिराया था। तो मैंने बोला कि वाकई हमारा देश इजराइल नहीं बन सकता। इसीलिए 130-135 करोड़ के देश में मेरे बलिया जिला से थोड़ा सा एक बड़ा नेपाल
हमको आंखें दिखाया जाता है, और हमारे बनारस कमिश्नरी के बराबर का बांग्लादेश हमको आंखें गुरेर जाता है, आंखें तरेर जाता है। हमने कहा कि शायद हम इसी के लायक हैं। लेकिन मित्रों, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये सब काल्पनिक प्रश्न है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे तासीर में ही दूसरों की चाटुकारिता, दूसरों की गुलामी लिखी हुई है। हम क्या करें? हमारा आज़ादी के पहले से ही साजिशतन हमको आज़ाद किया गया, उससे भी बड़ा साजिशतन हमको एक संविधान दिया गया, उससे भी बड़ा साजिशतन हमको एक सामाजिक संरचना दी गई, और उससे भी बड़ा साजिश कि हमको एक राजनीतिक व्यवस्था दी गई। ये सब 1942 से कई साल पहले सोचा जाने लगा था। मतलब ये 1857 के बाद इसकी व्यू रचना की गई, और वो जा करके फिर एक निचोड़ निकाला गया, और तब हमको हमारा देश को आज़ाद किया गया। और ये सारी कुरीतियाँ, कुव्यवस्थाएं हमको दी गई, जिससे हम मानसिक गुलाम बने रहें, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, अपने भाई पर विश्वास करते रहें। तू अगड़ा है, तू पिछड़ा है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू यूपी का है, तू बिहार का है, तू मराठी है, तो तू पूर्विया है, के चक्कर में डाल कर रहें। और नेता लोग यही कह कह करके मलाई चाटते रहें। हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मैं क्षमा चाहूँगा आपको बेवकूफ़ कहने के लिए, लेकिन आप हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमको ये समझ में नहीं आती कि भाई जो लालू प्रसाद यादव का बेटा 8वीं भी पास नहीं किया, वो हेलीकॉप्टर में अपना जन्मदिन मनाता है, और उसके पिताजी वेटरनरी अस्पताल के एक चपरासी वार्ड में जमीन पर सोते थे। आज उनके पास कितना संपत्ति उनको खुद ही पता नहीं है। लेकिन हम मूर्ख हैं, हमको पता है कि लालू प्रसाद, मैं अहिर हूँ तो लालू अहिर है, खाता ना भाई जो लालू का है सही, और वो खरबों रुपया कमाया तो क्या दिक्कत है, अहिर तो है। हमारा मानसिकता गुलामी हमको इतना इस स्तर पर पहुंचा दिया है। हम अगर दलित हैं तो फिर ये नहीं देखेंगे कि नगर निगम के एक मामूली मास्टरनी आज हजारों करोड़ की स्वामी बनी है। उसका भाई जो नोएडा अथॉरिटी में चपरासी था, कई हजार करोड़ का मालिक है, और चौड़े में कह रहा है, संपत्ति का लिस्ट जारी किया, ये कोई चोरी पे नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस पर प्रश्न उठाते कि कहाँ से आया। हम कहते कि दलित है, खाता ना भाई, जो कहे वो सही। क्योंकि ये 1857 से लेकर के 1942 के बीच शोध किया गया कि हम क्या भारत को दें कि वो आगे बढ़े नहीं। खैर, ये सब चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम गुलाम लोग हैं, हमें स्वतंत्रता पसंद ही नहीं है, ना ही हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम कहते हैं हमें स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी, हमारे नाम में कोई स्वाभिमान नहीं है। हमको खुद ही पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। स्कूल में एडमिशन से लेकर के राशन कार्ड बनवाने तक हमको विधायक जी के यहाँ जाने का आदत है। जब तक निगम पार्षद जी साइन नहीं करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं माना जाएगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिया वो सही है। हमारा साइन की कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे साइन से वो विधायक तीसरे में 3 बार फेल वाला आदमी विधायक बन गया तो वो अथॉरिटी हो गया। खैर, चर्चा इस पर नहीं। आज चर्चा गंभीर थी और सोचने वाली थी। मैं समझ रहा हूं कि शर्म से डूब मरने वाली है। हमारे देश में एक प्रचलन है, जो भी राजनीतिक लोग राजनीति करने आते हैं वो सबसे पहले टाटा बिरला को गाली देते हैं। अब अडानी अंबानी को गाली दिया जा रहा है, मतलब पैसे वाले उद्योगपतियों को, धनी लोगों को। मैं ये कोरोना महामारी तो पहली बार आया हुआ है। मैं का जिनका 100 साल उम्र है उनको भी पहली बार देखने को मिल रहा है, जिनका 95 वर्ष, तो मेरा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं भी 50 वर्ष के करीब करीब हो गया हूँ, पार कर चुका हूँ 21 मार्च को। और 50 बसंत पार कर लेने के बाद इतनी बड़ी आपदा मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा है। इस आपदा में अवसर तलाशते हुए लोगों को देख करके मुझे क्षुब्ध होता है। आमतौर पर लोग कहा जाता है कि हम मेहनत कश हैं, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सरकार हमारा समर्थन करे, सरकार हमारा मदद करे। जैसे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने के यहाँ रेहड़ी पटरी पर सब्जी और फल फूल बेचने वाले, सामान बेचने वाले को 1000 रुपये महीना और 3 महीने तक राशन देने का बात किया है, ये मान करके कि वो गरीब हैं। लेकिन जानते हैं वो कौन लोग हैं? ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे संतोष होगा आपको बुरा लगेगा तो, क्योंकि मैं कह ही इसलिए रहा हूं कि आपको बुरा लगे। मित्रों, पहले बात उनकी जिनकी हम गाली दे करके शांत समझते हैं, जिनको हम गाली देते हैं तो अपने आप में संतोष समझते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमने गाली दिया टाटा बिरला, अडानी अंबानी, पैसे वाले उद्योगपतियों को।
इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ा दान तो आदरणीय रतन टाटा साहब ने किया। वो तो अमूमन इसके पहले भी अपने तनख्वाह के बहुत बड़ा हिस्सा दान करते रहते हैं। इसलिए अगर आप निजी संपत्ति की बात करेंगे तो उद्योगपतियों में रतन टाटा सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जो उनको निजी जो संपत्ति मिलती है वो उसको दान कर देते हैं जरूरतमंदों में, तो उनके पास रहता ही नहीं है जो उनको सैलरी के रूप में मिलता होगा। और भी कई, भाई जो टाटा ही है तो उनका आमदनी के स्रोत का क्या पूछना। लेकिन जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ उनका आता है वो रखते नहीं, अपने खाने पीने दवा दारू के अलावा बाकी सब वो दान कर देते हैं। कोरोना में भी उन्होंने बहुत सारे कोरोना से लड़ने में काम आने वाली दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन नापने वाली मशीन और भी कई चीजें उन्होंने दान किया है। हम बात करते हैं अडानी अंबानी की। आजकल अडानी अंबानी की चर्चा है क्योंकि वो लोग कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के पुष्पूत हैं, नरेंद्र मोदी के मालिक हैं। नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी की गठजोड़ पर बहुत चर्चा होती है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो अडानी अंबानी और मोदी जी को एक साथ जोड़ कर ना बात करता हो। मित्रों, अडानी जी ने अपने रिलायंस का डाटा नहीं बढ़ाया। उनको मालूम है कि इस टाइम लॉकडाउन है और मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब बिना इंटरनेट का काम नहीं चलेगा। मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनेट से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन रिलायंस ने अपने पैकेज में दाम नहीं बढ़ा दिया कि अब 1000 रुपया का 1 GB मिलेगा, क्योंकि मजबूरी है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपको करना ही करना है। लेकिन महामारी में उन्होंने ये नहीं कहा। ना ही टाटा ने अपने प्रोडक्ट, अरे टाटा का बस ट्रक छोड़ दीजिए, टाटा का साबुन आता है हमाम, टाटा के सुई आता है, टाटा का नमक आता है, टाटा का सब कुछ आता है घरेलू इस्तेमाल का। हमने नहीं सुना कि टाटा ने अपने घरेलू उत्पाद में जो घरेलू इस्तेमाल में वाला सामग्री है उसको महंगा कर दिया हो। उन्होंने नहीं कहा कि टाटा का नमक अब 200 रुपये किलो मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन है, आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। लेकिन हमने क्या किया, एक तरफ जहाँ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी दान करके लोगों को प्राण बचाने के लिए अपनी आर्थिक मदद कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों से मदद कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जो जहां है, मतलब उसमें गरीब अमीर मध्यम नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोगों को लूटने में सभी आदमी एक समान है। मैं बात करता हूं बहुत छोटी, एक टोकरी में 50 नींबू रह करके नींबू बेचने वाला आदमी जो कल 50 रुपये नींबू बिक रहे थे, जैसे उसको पता चला कि कोरोना में लोग नींबू पानी का गरारा करेंगे, नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे, ये जरूरी है, वो 50 रुपये वाला नींबू को 250 रुपये नींबू कर दिया। नारियल पानी 40 रुपया का था, नारियल पानी हम लोग आमतौर पर पीते हैं, अब वो 100 रुपया से ऊपर का हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि कोरोना में लोग नारियल पानी पिएंगे। मतलब ये नारियल पानी का बिजनेस, ये नींबू का बिजनेस, ये टाटा बिरला का नहीं है। जैसे ही संतरा वालों को पता चला कि ये विटामिन सी की जरूरत है और इसमें संतरा का सेल बढ़ेगा, तो जो संतरा का रेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मान लो अगर 50 रुपया होगा तो वो सीधे 100 रुपया हो गया है। मतलब हर वो सामान जो गरीब आदमी व्यवसाय करता है, या मध्यम दर्जे का, या निम्न मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग के लोग व्यवसाय करते हैं, उन सब लोगों ने उसको औने पौने दाम में बेचना शुरू कर दिया। टाटा बिरला नहीं, अब हमारे में से जो ऐसे लोग जो मान लो 50 लाख 60 लाख और 1-2 करोड़ रुपया का स्वामी है, ये भी बिरला टाटा के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब तो जिन लोगों के पास 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, उन्होंने क्या करा कि बाहर से सामान ले आकर के अपने गोदामों में स्टोर कर लिया कि जब 5000 के सिलेंडर 50 लाख में बिकेगी तब जाकर मैं बेचूंगा, और बेच रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 50-50, 60-60 हजार रुपया नहीं, लाख रुपया तक का भी सिलेंडर बिक रहा है। ये टाटा बिरला ने नहीं किया, ये हमने किया। और हमारा सुबह सुबह फैशन है कि मैं फेसबुक लाइव करके, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, अखबार में, और अगर मेरी हैसियत है, टीवी वाले मेरे से बयान लेने आते हैं तो मैं टीवी में मुंह फाड़ के कहूंगा कि सरकार निकम्मे है, मोदी नालायक है, नकारे हैं, सरकार पर से हटिए, हमको बैठाइए, हम सरकार चलाएंगे। आदत है हमको ये कहने की। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, उन्होंने एक रुई का फाहा भी किसी मरीज को नहीं दिया। उल्टे ये जो 9 दधीच लोग हैं, मतलब आप
महामानव दधीच का नाम सुना होगा। बताया गया कि राक्षसों का समूह नाश तब होगा जब दधीच की हड्डी से धनुष बाण बनेगा, और हड्डी उनकी तब उतारी जाएगी जब उनका जिंदा मांस उतार दिया जाएगा, और तब ये नहीं हो कि मार करके नहीं होगा। दधीच ने कहा कि समाज के हित में अगर है तो आप मेरे हड्डी ले लीजिए और नाश करिए उन लोगों का। तो इसलिए त्याग में सबसे बड़ा बात दधीच का लिया जाता है मानवता के लिए। हालांकि दान में कर्ण का नाम है कि उनसे जो मांगा दे दिया गया, लेकिन अब अपने प्राण और का दान देना और ये त्याग दधीच का है। तो जो नए त्यागी और दानी नौ दधीच लोग बने हुए हैं, जो कर्ण के वरदान मतलब आधुनिक स्वरूप बने हुए हैं, उन लोगों ने क्या करा कि मेडिकल स्टोर तक दवाई पहुंचने नहीं दी, सीधे कंपनियों से अपने घर में रख लिया और लोगों को नाको चने चबवा करके एक टैबलेट किसी को दिया और 100 लोग पीछे फोटो खिंचवाए और फेसबुक पर डाले, महान नेता सिलेंडर का दान करते हुए। मेरे यहाँ का एक बेलूरा विधायक है, उमाशंकर नाम है उसका, उसने भी 50-60 सिलेंडरों पर अपना नाम मोटा मोटा अक्षर में लिखा, मतलब दूर से दिख जाएगी, अपना नाम लिखा है, अपने विधायक नाम, और सिलेंडर बांट रहा है। उसे पूछा जाए कि भाई सिलेंडर तेरे पास आया कहाँ से, सिलेंडर बनाता है क्या तू तो सड़क रिपेयर करने का काम है तेरा, तू सिलेंडर कहाँ से तेरे पास आया। तो खैर ये तो सरकार ने ऐसा मौका दिया है कि लोगों को स्टोर करने का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि महामारी में बेईमानी कौन कर रहा है, टाटा बिरला या हम। ये टाटा बिरला हमारे सरकार को गाली नहीं देते, सरकार को दान देते हैं, मदद करते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन हम मुफ्त में सरकार को गाली देते हैं और अपने ही आदमियों का शोषण करने में सबसे पहले तत्पर रहते हैं, अवसर तलाशते हैं। जैसे 4 बूंद बारिश की होती है, हम फट सब्जी का दाम बढ़ा देते हैं, जी का करे ट्रक नहीं आ रहा है, बारिश की वजह से फल खराब हो गया, कल भिंडी 15 रुपये किलो थी अब 25 रुपये हो गई है। हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेईमानी आप ही के लोगों को भारी पड़ती है। बिरला जी को 100 रुपये भिंडी हो या 500 रुपये भिंडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके फाइनेंस मैनेजर तक को पता नहीं चलेगा, वो तो सब्जी वाला ही मेंटेन कर लेगा। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी पत्नी कल के भाव से 50 रुपये लेके गई है और 5 चीज़ें सोच के गई है, पता चला एक भिंडी में पूरा पैसा खर्च हो गया। और उसे पता है कि घर में भी और दूसरा 50 का नोट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में रोज 50 रुपये का ये एवरेज है, उसके आगे का आमदनी ही नहीं है। तो कहेगी कि चलिए भिंडी ही खा आज मंगा देते हैं, कल प्याज लाएंगे, परसों दोनों को मिला करके सब्जी खाएंगे। तो दिक्कत में हम ही आए हैं, हम ही जो अवसर आपदा में अवसर तलाशते हैं और अपने ही लोगों को लूटते हैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को अपना आशीर्वाद दीजिए, इसे अपने अपने समूह में साझा कीजिए ताकि ये दुखद बात लोगों तक पहुँचे। बाकी आप सब इस कुरीतियों से बचें और सोचें कि वो चंद रुपया जो आप कमा रहे हैं वो अपना ही हड्डी खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि खून हड्डी में सह रहा है, नहीं, वो जो आप कमा रहे हैं वो स्वयं का है, आपका है। और आप ही प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और बेईमानी की मौका आता है तो सबसे पहले आप ही करते हैं। ऐसा ना हो, ये दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।